हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सह संबंध के प्रकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर्स आप लोगों के इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें, क्योंकि एक भी बात मिस हो गई तो फिर आप ये मत कहना कि एग्जाम में सर आपका क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, सह संबंध के बारे में मैं कल वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सह संबंध के प्रकारों के बारे में। सह संबंध के प्रकार तीन प्रकार है दोस्तों इसके। पहला है परिवर्तन की दिशा के आधार पर, सेकंड है परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, और तीसरा टाइप है चरों की संख्या के आधार पर। ठीक है, परिवर्तन की दिशा के आधार पर। अब दिशा कौन सी सर? क्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? नहीं, दिशा का मतलब है कि चरों में मूल्यों में वृद्धि हो रही है या चर के मूल्यों में कमी आ रही है, उसे कहा जाता है दिशा। अब ठीक है, वृद्धि, दोनों में वृद्धि होगी तो धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा, और अगर एक में वृद्धि एक में कमी होगी तो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। इनके बारे में पूरी डिटेल में अभी आगे बात करेंगे, अभी केवल हम इसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। फिर बात आती है परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, तो एक है रेखीय सहसंबंध और एक है वक्र रेखीय सहसंबंध। ठीक है, अब चरों की संख्या के आधार पर, तो चरों की संख्या के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सरल सहसंबंध, सेकंड आता है बहुगुणी सहसंबंध, और तीसरा आता है आंशिक सहसंबंध। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बता देता हूं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन रेशियो एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, पॉजिटिव on the basis of direction, two types, positive correlation and negative correlation. On the basis of change in ratio, two types, linear correlation and curvilinear correlations. On the basis of variables, number of variables, three types. First, simple correlation and multiple correlation and partial correlation. सह संबंध तीन भागों में बांटे गए हैं, परिवर्तन की दिशा के आधार पर अलग, अनुपात के आधार पर अलग, और चरों की संख्या के आधार पर अलग। परिवर्तन की दिशा के आधार पर दो भाग है, धनात्मक और ऋणात्मक। परिवर्तन के अनुपात के आधार पर दो भाग है, रेखीय और वक्र रेखीय, और चरों की संख्या के आधार पर तीन भाग है, सरल सहसंबंध, बहुगुणी और आंशिक। अब बात करेंगे हम सबसे पहले धनात्मक सहसंबंध के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं धनात्मक सहसंबंध। आप टॉपिक डाल दीजिएगा धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि दोस्तों जब दो चर लिए हुए आपने सपोज करिए x और y, तो इन दोनों के मूल्यों में वृद्धि हो या दोनों के मूल्यों में कमी हो तब धनात्मक मूल्य, यानी कि अगर x में वृद्धि हो रही है तो y में भी वृद्धि, और अगर y में कमी तो x में भी कमी, मतलब कमी कमी या वृद्धि वृद्धि, तब होगा धनात्मक सहसंबंध। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखिए, आपने एग्जांपल लिया 5, 10, 15, 20 और 25। इसी प्रकार से यहां लिया 20, 40, 100, 120, 130। तो दोनों में ही क्या हो रही है दोस्तों? देखो, इसमें भी वृद्धि हुई है नीचे आने पर, और इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये बात समझ में आई? तो x और y दोनों चर के मूल्यों में जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वृद्धि हो रही है, तब भी क्या होगा? धनात्मक सहसंबंध। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं x और y। अब देखिए 100, 90, 70, 50, 40। ठीक है, 200, 150, 100, 40, 20, 5। तो देखिए दोनों में क्या हुई? नीचे आने पर कमी हो रही है ना, कमी। तो ये एग्जाम्पल है धनात्मक सहसंबंध के। क्या हो रहा है? दोनों ही चर मूल्यों में या तो वृद्धि हो रही है या फिर दोनों ही चर मूल्यों में कमी हो रही है। तो अब हम लिखते हैं धनात्मक सहसंबंध की डेफिनेशन, फिर बात करेंगे इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे और उसका ग्राफ वगैरह बना करके कि ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। तो डेफिनेशन लिखिए दोस्तों धनात्मक सहसंबंध की। जब दो चर
मूल्यों की समकमालाओं समकमालाओं में समान दिशा में परिवर्तन हो, यानी कि दोनों में या तो वृद्धि हो या दोनों में कमी हो। जैसे एक चर मूल्य में वृद्धि होने पर उसके परिणाम स्वरूप, यानी उसके प्रभाव से या उसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि हो। ठीक है, तो जब दो चर मूल्यों की समकमाला दे रखी हो और एक के दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी एक में वृद्धि हो रही है, उसी के परिणाम स्वरूप दूसरी में भी क्या हो दोस्तों, वृद्धि हो। अथवा जरूरी है क्या वृद्धि हो? नहीं, कमी भी हो सकती है दोनों में। तो अथवा एक चर के मूल्य में कमी होने पर दूसरे चर मूल्य में भी कमी हो। ठीक है, तो एक चर के मूल्य में कमी होने पर दूसरे चर के मूल्य में भी क्या हो दोस्तों, कमी हो, या एक के चर मूल्य में वृद्धि हो तो दूसरे के चर मूल्य में भी वृद्धि हो, उसे कहा जाता है धनात्मक सहसंबंध। तो ये हुई धनात्मक सहसंबंध की डेफिनेशन। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और धनात्मक सहसंबंध के बारे में पूरी विश्लेषण से बात करेंगे। देखिए, प्राइस यानी कि मूल्य पर केजी, कोई वस्तु है उसका पर केजी जो मूल्य है दोस्तों वह है 2, 4, 6, 8 और 10, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, यानी कितना माल जो है दोस्तों बाहर जा रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड, उसके माध्यम से कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। तो देखिए 50, 65, 90, 130 और 140 ले लीजिए। चलिए देखिए, तो अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हुआ, धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध जब होता है तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा उसका ढाल यानी उसका स्लोप भी धनात्मक होता है। तो आप यहां लिख सकते हैं ग्राफ का ढाल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये शॉर्टकट में लिखा जाता है पॉजिटिव इस प्रकार से। तो ग्राफ का ढाल क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव ही होगा। मैं आप लोगों के सामने अब ग्राफ बना करके बताता हूं कि किस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। देखिए, हमने लिए ये 2 पॉइंट, 0 से स्टार्ट होगा और ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12 तक ले लेते हैं। और यहाँ पर इसे स्टार्ट करते हैं हम 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। ठीक है, अब देखिए कि 2 पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, 50। ठीक है, 4 पर कितनी हो रही है, 65, यानी कि दोस्तों लगभग इससे थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 6 पर कितनी हो रही है, 90, यानी कि इससे भी थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 8 पर कितनी हो रही है, 130, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 10 पर हो जाएगी 140, यानी कि जस्ट इसके ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से बनेगा या नहीं, यूं जाएगा ऊपर। तो ये जो ग्राफ बना है दोस्तों,
इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वह क्या होगा, ये जो स्लोप बनेगा वह पॉजिटिव होगा, यानी कि इस ग्राफ का ढाल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव ढाल है या नहीं, या आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ बैठेंगे तो आप नीचे ही आएंगे, तो बस पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप नीचे नहीं पहुंच पाते हैं तो दोस्तों नेगेटिव है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आप यहाँ बैठते ही नीचे आएंगे ना तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों धनात्मक सह संबंध के बारे में पूरी डिटेल। अब ये देखिए धनात्मक सह संबंध भी दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर तो देखिए ये ऐसा बन रहा है और इसका पॉजिटिव ढाल आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें तो +2 की हमेशा वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या इसमें फिक्स किसी अनुपात में वृद्धि हो रही है, नहीं। अगर दोनों चर मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है वो दोनों ही बार सेम हो, जैसे यहाँ 50 था फिर यहाँ 100 हो जाता है, यहाँ 150, तो 50-50 की वृद्धि, यहाँ 2 की वृद्धि। तो जो दोस्तों दोनों में अगर फिक्स अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे कहा जाता है धनात्मक सह संबंध पूर्ण है, यानी परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है तो धनात्मक ही। लेकिन धनात्मक में भी क्या होता है कि या तो कुछ मात्रा पे बेस्ड पे होगा, ठीक है। जैसे जैसे देखिए सह संबंध बात करते हैं अब आगे इसके बारे में। तो सह संबंध की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, ये जो सह संबंध जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस सह संबंध की वैल्यू हमेशा होती है -1 से लेकर के 0 और फिर +1 इसके बीच में, यानी जो इसकी वैल्यू होगी सह संबंध की वो क्या होगी, -1 से +1 के बीच होगी, -1 से +1 के बीच होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर 0 है तो कोई सह संबंध होता ही नहीं है, कोई सह संबंध नहीं होता। अगर +1 है तो दोस्तों आपका पूर्ण सह संबंध है, वो भी धनात्मक वाला, ठीक है, पूर्ण सह संबंध धनात्मक, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए धनात्मक। और अगर -1 आ जाए तो पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पूर्ण सह संबंध ही होगा, लेकिन कौन सा वाला, ऋणात्मक वाला। ये बात सर अब क्यों बताई, क्योंकि अब आपको समझ में आएगी कि ये क्या है। देखिए पीछे चलते हैं, क्या ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होकर के सीधी लाइन बन रहा है क्या, इसका स्लोप 1 आएगा क्या, नहीं। तो अगर दोस्तों ग्राफ का ढाल 1 आ जाए, ढाल क्या आ जाए, 1 आ जाए, यानी कि जो आपके यहाँ पर पीछे जो r की वैल्यू है वो 1 आ जाए। कब आ सकती है 1, तो 1 तब आएगी दोस्तों जब दोनों के मूल्यों में क्या हो, समान अनुपात में वृद्धि हो, यानी यहाँ +2 की वृद्धि हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर भी +2 की वृद्धि या +3 +4 एक फिक्स क्वांटिटी की वृद्धि है, नहीं। यहाँ तो हुई पहले 15 की वृद्धि, फिर यहाँ कितनी हो गई 25 की वृद्धि, फिर यहाँ कितनी हो गई 40 की वृद्धि, यहाँ हो गई 10 की वृद्धि। वृद्धि तो हुई है लेकिन फिक्स क्वांटिटी में नहीं हुई। तो अब इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट धनात्मक का वाले का। तो देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए इसमें भी दोस्तों आप यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, और यहाँ लिख दीजिए आप जो कॉस्ट है उसकी वो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 10, 20, 30, 40 और 50, 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पर कितनी कॉस्ट 400 थी, फिर 800 हुई, फिर 1200 हुई, फिर आपके 400 यानी 1600 हुई, और फिर आपके 2000 हुई। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोट करी, यहाँ तो हो रही है +10 और यहाँ हो रही है +400। ये बात आपको यह समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कब होता है, तो देखिए यहाँ पर यहीं पर केवल +2 हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ है तो धनात्मक ही सहसंबंध, लेकिन पूर्ण नहीं है। और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आपके ये एक पूर्ण सह संबंध है, और वो भी धनात्मक वाला, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है। तो जब पूर्ण धनात्मक सह संबंध होता है तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, देखिए इसका ग्राफ कब बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से कि 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60, ठीक है। यहाँ पर आप कितना लेंगे, तो स्टार्ट करेंगे अपन दोस्तों
अपन ने कहाँ से स्टार्ट करा है देख लीजिए एक बार, 400 से, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि 500 से ले लेते हैं, 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000 और फिर 2500, ठीक है। तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ जीरो पर तो दोस्तों है 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसके 5 भाग कर सकते हैं, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400। तो 400 पे कितना है दोस्तों 10, यही था। फिर 800 पर कितना था दोस्तों 20, ठीक है। फिर आपके 1200 पर कितना था 30, फिर आपके 1600 पर कितना था 40। तो एक बात आप नोट करिएगा, और फिर आपका 2000 पर था 50। ये देखिए अब इस चीज़ को नोट करिए, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन कर्व करता हूँ, देखो ये देखिए। अब आपको बात समझ में आई क्या हुआ। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये पॉइंट भी इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसका जो ढाल है वो क्या होगा दोस्तों +1 होगा। तो यहाँ जो सह संबंध की वैल्यू निकल कर आ रही है, आर की वैल्यू है वो कितनी है +1 है। तो बात अब आपको अंतर समझ में आ चुका होगा कि धनात्मक सह संबंध तो कब होगा और आपका पूर्ण सह संबंध होगा वो भी धनात्मक कब, जब आपका r = +1 आए। और अब मैं आपको पूरा एक बार समझा देता हूं वापस से क्या बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों के अब ऊपर जा रहा होगा। देखिए सबसे पहले हमने बात करी कि सह संबंध के परिवर्तन की दिशा के आधार पर 2 भाग हैं, धनात्मक सह संबंध और ऋणात्मक सह संबंध। अब इसमें हम बात कर रहे थे धनात्मक सह संबंध कब होता है, तो जब 2 चर मूल्यों में वृद्धि हो या 2 चर मूल्यों में कमी हो। किस अनुपात में हो अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों हमने बात करी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो जब 2 चर मूल्यों में जब 2 चर मूल्यों की समक मालाओं में समान दिशा में परिवर्तन हो, जैसे एक चर मूल्य में वृद्धि होने पर उसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि हो, अथवा एक चर के मूल्य में कमी होने पर दूसरे के चर मूल्य में भी कमी हो, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर केवल हमने बात करी है धनात्मक सह संबंध के बारे में। उसका क्या होता है, केवल ढाल पॉजिटिव होता है और वैल्यू कुछ होती है वो 0 से 1 के बीच बिलोंग करती है। यहाँ के लिए जो आर की वैल्यू है वो 0 से +1 के बीच होगी। क्या होगी, 0 से +1 के बीच होगी। क्या होगी वो हम आगे मेथड सीखेंगे कार्ल फ्रिएशन का, उसमें आर का एक फॉर्मूला है, उससे हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए अब सह संबंध, तो पूर्ण सह संबंध ऋणात्मक वाला भी होता है और एक पूर्ण सह संबंध धनात्मक वाला होता है। धनात्मक कब होगा, जब दोनों में वृद्धि हो और दोनों में वृद्धि सेम अनुपात में हो। कैसे कि भाई अगर x वेरिएबल में +2 हो रहा है तो हमेशा +2 हो रहा है, और y में +10 हो रहा है तो +10 ही हो, तब उसे कहा जाता है पूर्ण धनात्मक सह संबंध। और उसका ग्राफ कैसा बनता है, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर से जाती है और उसका ग्राफ बना करके मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं ऋणात्मक सह संबंध के बारे में। चलिए टॉपिक डालिए, ऋणात्मक सह संबंध, ठीक है, ऋणात्मक सह संबंध। अब ये ऋणात्मक सह संबंध क्या होता है, तो ऋणात्मक सह संबंध क्या होता है, देखिए ऋणात्मक सह संबंध, ऋणात्मक सह संबंध तब होगा जब 2 चर है x और y, तो एक चर के मूल्य में वृद्धि हो तथा दूसरे चर के मूल्य में क्या हो, कमी आए। एक चर में तो क्या हो, वृद्धि हो और दूसरे में क्या आए, कमी आए, या एक में कमी हो तो दूसरे में वृद्धि हो, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हो। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो ये दोस्तों आपका उस प्रकार का एग्जाम्पल है कि अगर मूल्यों में वृद्धि होगी तो क्या होगा दोस्तों, मांग में कमी होगी। ये उसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो जब चर मूल्यों की 2 समक मालाओं में
विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, विपरीत दिशा में परिवर्तन हो। जैसे एक चर मूल्य में, एक चर के मूल्य में वृद्धि हो तो दूसरे चर मूल्य में कमी हो। ठीक है, तो ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है, ऋणात्मक सहसंबंध होता है। इसका भी अभी एक एग्जाम्पल लेंगे और इसका भी ग्राफ बनाएंगे। पहले हमें केवल ये समझना है कि ऋणात्मक सहसंबंध कब होता है। तो देखिए, जब एक चर के मूल्य में वृद्धि हो और एक चर के मूल्य में कमी हो। जैसे देखिए कि 2 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16, ये तो क्या हो रही है, इसमें तो वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों जो दूसरा होगा उसमें कमी होगी। कैसे, देखिए 200, 150, 140, 50 और 10, तो इसमें क्या हुई, कमी हुई। यानी कि हम ये कह सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी कि x और y एक दूसरे के विपरीत जो है समानुपाती है। यानी कि अगर x में कमी हो रही है तो y में वृद्धि होगी, y में वृद्धि होगी तो x में कमी होगी। ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल और इसका बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में एक तरफ आप वही पीछे वाले की तरह एक तरफ प्राइस ले लीजिए और एक तरफ हम लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, एक तरफ हमने क्या ली, क्वांटिटी कितनी आ रही है। ठीक है, अब देखिए प्राइस है 2, 3, 7, 10। ठीक है, 2, 3, 7, 10 और 12। और क्वांटिटी जो डिमांड है वो कितनी है, तो 200 फिर 140 फिर 50 फिर 20 फिर 23, कितनी 23 और फिर 15। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बात समझ में आई। देखो यहाँ तो बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ कमी आ रही है तो ग्राफ किस प्रकार से बनता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको ग्राफ बना करके। तो एक ये लाइन खींच ली हमने ग्राफ की, ठीक है, और एक और खींच लेते हैं। ये इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, और अब इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, गिनती कर लेते हैं। 0, 0 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, तो 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि भाई साहब 2 है तब कितनी वैल्यू थी, 200, तो ये यहाँ बन जाएगा। ठीक, फिर 3 होने पर 140 यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 होने पर 50 यानी कि ये सीधा यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा आगे ले लेंगे। ठीक है, इस साइड में आ जाएगा थोड़ा। और 10 पे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी यहाँ ले लेंगे 50 से नीचे। और 12 पर कितना हो जाएगा, इससे भी नीचे। तो इसका ग्राफ देखो किस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से बनेगा या नहीं, देखो बनेगा। तो क्या हो रहा है, ग्राफ में नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे, एक्स एक्सिस को मिलने की ओर बढ़ रहा है या नहीं, बढ़ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस की ओर बढ़ रहा है, तो इसका जो ढाल होता है दोस्तों, इसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। बात समझ में आ चुकी होगी। क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरफ बढ़ी एक तरफ कमी।
अब ये तो हुआ ऋणात्मक सह संबंध, लेकिन एक प्रॉपर, एक परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब हमारे पास में क्या हो जाए दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाए, यानी आर की वैल्यू -1 मिल जाए। और वो कब मिलेगी? जब दोनों में समान मात्रा में बढ़ोतरी और समान मात्रा में कमी आएगी। उसको हम करके देखते हैं। देखिए उसका भी एग्जाम्पल, तो प्राइस और वही क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए प्राइस है, सपोज करिए दोस्तों आपके 100 के बाद में 90 के बाद में 80 के बाद में 70 के बाद में आप 60 ले लीजिए, ठीक है। जबकि क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 5 से 10 से 15 से 20 और 20 से 25। क्या हो रहा है यहाँ पर? -10 हो रहा है फिक्स, और यहाँ क्या हो रहा है? +5 हो रहा है, ठीक है। इसका बनाते हैं हम ग्राफ, ठीक है। देखिए ये लीजिए, अब देखिए ये 0, ठीक, इसका भी नामकरण करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होगा, और प्राइस को हम जो है पहले लिखा था नीचे, तो हम अब भी नीचे ही लिख देते हैं। देखिए 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। और जो आपकी प्राइस क्वांटिटी है वो कितनी है? देखिए क्वांटिटी, सॉरी एक सेकेंड, हमने गलती कर दी शायद, हाँ कोई नहीं, चलिए देखिए यहाँ क्वांटिटी ले लीजिए, ठीक है। ये क्वांटिटी लिखी है और प्राइस यहाँ ले लेते हैं, और प्राइस हम स्टार्ट करते हैं 50, 100, 150, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि साइट के ऊपर, साइट पर कितना है दोस्तों? 25 है। साइट यानी कि यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और ये 25 आ गया। फिर हमारे पास में 70 पर कितना होगा? 20, तो इससे थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, और ये बन गया। फिर 80 पे कितना है? 15, तो और ऊपर आ जाएगा 80 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 15। फिर देखिए 90 यानी कि पूरा 100 के पास में, और वो आ जाएगा 10 पर, और 100 पर परफेक्ट में क्या आ जाएगा? 5। अब आप एक इस लाइन को मिलाते हुए देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है जब आप प्रॉपर वे में ग्राफ बनाने बैठोगे माप के, तो एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इसका जो दोस्तों आपके स्लोप यानी इसका ढाल जो आएगा वो कितना आएगा? -1। और जब भी इसका स्लोप -1 आएगा तो ये क्या होगा? पूर्ण ऋणात्मक यानी कि परफेक्ट नेगेटिव सह संबंध का ये ग्राफ है। किसका ग्राफ है दोस्तों? ये ग्राफ है आपके पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध का ग्राफ है। तो आज हमने बात करी धनात्मक सह संबंध के बारे में और पूर्ण धनात्मक सह संबंध के बारे में, फिर ऋणात्मक सह संबंध के बारे में, उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसके एग्जाम्पल किस प्रकार के आते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका एक और डायग्राम भी दिया गया है श्रीमान विलियम जे स्टीवेंसन के द्वारा, और उन्होंने एक डायग्राम दे दिया और बोल दिया है कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो ये ग्राफ बनते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक बार इसको पुनः रिवीजन कर लेते हैं। और उससे पहले मैं एक आपके लिए मोटिवेशनल कोट लेकर के आया हूं दोस्तों आज। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और मोटिवेशनल कोट है दोस्तों कि उम्र थका नहीं सकती, यानी उम्र तो आपको थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है, चाहे जितनी ठोकरें लगे। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती है। तो ये बात आप याद रखिए, कैसी भी परिस्थिति हो हमें केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। सह संबंध के प्रकार 3 भागों में बांटा गया है। सह संबंध को परिवर्तन की दिशा के आधार पर, परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर। परिवर्तन की दिशा के आधार पर 2 धनात्मक और ऋणात्मक, जिनके बारे में हमने आज बात करी है। धनात्मक सह संबंध कब होता है? जब 2 चर मूल्यों के दिशा में परिवर्तन एक जैसा हो, यानी एक में वृद्धि तो दूसरे में भी वृद्धि, एक में कमी तो दूसरे में भी कमी, उसे कहा जाता है धनात्मक सह संबंध, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन दी मैंने आपको कि जब दो चर मूल्यों में समक मालाओं में समान दिशा में परिवर्तन हो, जैसे एक चर मूल्य में वृद्धि होने पर उसके परिणाम स्वरूप दूसरे चर मूल्य में भी वृद्धि हो, अथवा एक चर मूल्य में वृद्धि से मतलब एक में कमी तो दूसरे में भी कमी, एक में वृद्धि तो दूसरे में भी कमी। अल्टीमेटली कहने का मतलब है अगर दोनों में वृद्धि हो रही है तो धनात्मक होगा। ठीक है, प्राइस पर केजी और क्वांटिटी सप्लाइड का मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई साहब सपोज करिए कि वृद्धि हो रही है दोनों में और उसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये एग्जांपल था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि इसका आर क्या होगा बताइए। अभी तक तो हमने केवल क्या सीखा है, +1 कब होता है आर और -1 आर कब होता है, और 0 होने पर तो कोई सहसंबंधी नहीं होता। लेकिन मैं अब आपको आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ये पूरे सहसंबंध के टाइप पढ़ने के बाद में जब मैं आपको बताऊंगा कि सहसंबंध निकाला कैसे जाता है, सहसंबंध जो है आर की वैल्यू है वो परफेक्टली कैसे निकाली जाती है, उसके लिए अलग अलग मेथड है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पूरा देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो दोस्तों मैं आपको कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू।